बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर सुखा तो दो। माधुरी ने घर की सफाई करते हुए कहा। अच्छा, सुखा दूंगी, आप तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में कहा। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? माधुरी ने कहा। चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, मैं चाहे जैसे भी रखूं, फट जाएंगे तो भी मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। आपके बेटे से मेरी शादी हुई है ना, तो वह मेरी जरूरतें भी पूरी करेगा। आप मेरी और मेरे कपड़ों की चिंता मत कीजिए। बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा कपड़ों पर उतारती हुई सास को ताना दिए जा रही थी। अब इस घर में जीना मुश्किल हो गया है। मैं थोड़ी देर आराम करूं, यह किसी से देखा नहीं जाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर दिन भर सारे काम करूं, घर की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर थकता नहीं होगा। मैं कोई पत्थर की नहीं हूं। अपने इकलौते बेटे समीर के लिए माधुरी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद माया को पसंद किया था। माया बहुत सुंदर, गोरी और पढ़ी लिखी लड़की थी। माया को देखते ही माधुरी ने उसे पसंद कर लिया था और घर में सबसे कह दिया था, मेरी बहू बनेगी तो माया ही, समीर भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह माधुरी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह माया से किया था। माया अपने पूरे परिवार की लाडली थी, खासकर अपनी माँ की। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ की ही चलती थी। बचपन से माया को माँ ने यही सिखाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो माधुरी के परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर माया के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। माधुरी के पति कबीर जी एक कंपनी में क्लर्क थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में माधुरी अपने घर को बड़े अच्छे से ही चला रही थी। साथ ही अपने बेटे समीर को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। समीर एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। समीर को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। समीर जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ माया को देकर बाकी पैसे अपनी माँ के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो माया ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती थी और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 4 महीने बाद माया ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास माधुरी से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया था। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़े होने लगे। जिस घर में माया के आने से पहले जो शांति थी, अब उस घर में शांति का नामो निशान भी ना रहा। माधुरी की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगा। कबीर जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। समीर की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। इसलिए माया के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर माया रात दिन समीर के कान भरने लगी। अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके घर मायके पहुंचा दे, दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब समीर ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में माया बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। समीर ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से कुछ झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? शेरनी की तरह गुर्राते हुए माया ने कहा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा किस्सा माया ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। समीर ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही माया की आंखों से आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई।
सुबह जल्दी उठकर समीर घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि माँ, मैंने अलग मकान देख लिया है और माया के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, मैं अब किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा अलग रहना है। कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की जरूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज में समीर से कहकर माधुरी अपने कमरे में चली गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद समीर जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। माधुरी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब कबीर जी ऑफिस से आए तब उन्हें पत्नी माधुरी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। समीर और माया को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 1 हफ्ते बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर माधुरी और कबीर जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर न कोई उत्साह था और न कोई उमंग। शाम को माधुरी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद कबीर जी को ऑफिस भेजकर माधुरी बच्चों को पढ़ाने चली गई। जब वो शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर माधुरी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस औरत ने माधुरी को नमस्ते किया, फिर बताया कि माया व समीर उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज माया की तबीयत ज्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि समीर यहाँ नहीं है और माया की डिलीवरी होने वाली है। माधुरी ने जब उस औरत से यह पूछा कि माया के मकान मालिक उसे लेकर कौन से हॉस्पिटल गए हैं, तो उसने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। माधुरी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान और अलमारी से पैसे लिए और घर में ताला लगाकर हॉस्पिटल चली गई। वहां जाकर जब माया के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर माया को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज लगाई, माया के साथ कौन है? डॉक्टर एक फॉर्म पे साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। माधुरी नर्स से जब माया के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर माया के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि ये शायद समीर की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर माधुरी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। माधुरी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में चली गई और डॉक्टर को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि माया उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए जमा करने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 15,000 रुपए जमा कर लें, बाकी पैसे मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आप यह पैसे काउंटर पर जाकर जमा करा दें और बाकी के पैसे जल्द ही जमा करा दें। डॉक्टर के पास से आकर माधुरी ने काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दिए और वहीं से कबीर जी को फोन करके सारी बातें बता दी और जल्दी से 15,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल आने को कहा। कुछ देर बाद कबीर जी वहां पैसे लेकर पहुंच गए, लेकिन माया के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर माधुरी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स माधुरी के पास आकर पूछने लगी कि माया के साथ कौन आया है। माधुरी ने कहा, हम हैं, बधाई हो, लड़की हुई है और हाँ, बच्ची और उसकी माँ दोनों ही ठीक है। नर्स ने कहा। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर माधुरी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। कबीर जी ने 500 रुपए का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद माया को वार्ड में लाया गया। उस समय वो बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में
बच्ची को भी लिटा दिया गया। माधुरी एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी माया को देखती रही और पति को घर भेज दिया। सुबह माया को होश आया, उसकी आंखें खुली तो देखा उसकी सास माधुरी उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी जब पैदा हुई होगी तो शायद ऐसी ही रही होगी, माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा और माया के माथे पर हाथ फेरने लगी। माया को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, माया, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और न तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक माधुरी ने कुछ नहीं खाया था। रात भर बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी माया का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते हुए उनकी रात आंखों आंखों में कट गई थी। सुबह कबीर जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है, घर जाओ और माया के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना, तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। माधुरी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। कबीर जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर माया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। माया के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब कबीर जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर माया के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से माया का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। ये देखो, ये मेरी बेटी है। उस औरत ने अपने बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसका भी बच्चा हुआ है, पर इसके सास ससुर ने एक बार इसकी तबीयत जानने की भी जहमत नहीं उठाई। उनको जब पता चला कि लड़की हुई है तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, इसे अपने घर पर नहीं रखेंगे क्योंकि इसने लड़की पैदा की है। और एक तरफ तुम्हारे सास ससुर हैं जिन्हें पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि कभी अपनी सास को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत करना। बेटी, सच्चे मन से उसकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो उस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स माया को इंजेक्शन लगाने आ गई। माया सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना चाहती है और दूसरा सबको प्यार से एक साथ बांध कर रखना चाहती है। एक किसी का घर तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरे में गंभीरता, सजता है। पहली नारी है इसलिए सम्माननीय है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा और प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। माया की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। कबीर जी की आवाज से माया का ध्यान भंग हो गया। माया ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात ही नहीं की और ना ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर माया का ध्यान भंग हुआ क्योंकि कबीर जी बगल वाली औरत से कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दे ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और माया को उठाकर चाय पिलाने लगी। कबीर जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 11 बजे माधुरी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर वहां आ गई। माया को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथों से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रहा था। शाम को करीब 4 बजे माया के पापा मोहनदास और उसकी मम्मी रमा ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया।
उस समय सास माधुरी माया के बालों में कंघी कर रही थी। बेड के दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यह आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हो। मोहनदास बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और रमा का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर माधुरी को नमस्कार किया, फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में से कुछ सामान रखकर माधुरी ने उठते हुए कहा, माया, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल का बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी है। समीर आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो माया उनका आंचल पकड़े हुए है और डबडबाई आंखों से उन्हें देखे जा रही है। माधुरी ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो माया धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करोगी? माधुरी ने झट से माया का सिर अपनी छाती से लगा लिया। उस समय उनकी आंखें भी छलक उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? और स्वयं को मूर्ख क्यों कहती हो? सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू मूर्ख कैसे हो गई? तू तो मेरी बहू नहीं, बेटी है। माधुरी रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, टाके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ेगा और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक माधुरी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे मोहनदास और उनकी पत्नी रमा की ओर गया। तो वे लोग कब के चले गए थे? रमा ने सोचा होगा कि अब मेरी बेटी पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा। 1 सप्ताह बाद माया के टाके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। तब तक समीर भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहां सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे हॉस्पिटल चला गया। माँ को माया के पास देखकर पहले तो शर्म से समीर के पांव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने माया और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन माया को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में न जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर माधुरी घर आ गई। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बन गई थी। माया पर अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम माधुरी ही करती थी। माधुरी ने माया के पास आकर कहा, बेटी, मैं बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना न पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गई। माया अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है और वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए हैं, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। माया की पायल की आवाज से माधुरी का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माया खड़ी है। माया ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, माँ, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर ये सब क्यों? माधुरी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद घर गई थी और आज दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और नूपुर को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर बाद माया तैयार होकर नूपुर को लेकर आती है। माया ने झुककर पहले माधुरी के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि मम्मी, नूपुर को आज यही आशीर्वाद दे कि इसमें आपके जैसे गुण आ जाए और वह जिस घर में भी जाए घर को स्वर्ग बना दे। आंगन में दिए जल रहे थे। आज उनकी लौ माया को बड़ी ही सुंदर लग रही थी।
वह एकटक केवल जलते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूं लग रहे थे मानो उनकी दीपकों की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया हो।